So good morning friends, welcome to my channel Edward Wings and 10 question per days for KS preliminary exams 2020 सीरीज़ में आपका स्वागत है। डे 4 है। इससे पहले जो है तीन के जो 10 क्वेश्चन पर सीरीज़ के जो क्वेश्चन हैं 10-10 वो अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है KS प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम 2022 के लिए वो भी अवेलेबल है। सबके लिंक्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी कुछ जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हेरिटेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। ठीक है, आपको बताया गया है नीचे कुछ मंदिरों के नाम हैं, कुछ टेम्पल्स के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो रॉक कट आर्किटेक्चर के बेस पर जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला है मसरूर टेम्पल। मसरूर टेम्पल जो है ये बिल्कुल रॉक कट टेम्पल्स के आर्किटेक्चर के बेस पर बनाया गया है। उसके बाद दूसरा आपके पास अजंता केव्स हैं, ये भी सही आंसर। अजंता केव्स भी जो हैं वो रॉक कट आर्किटेक्चर के बेस पर हैं। तीसरा जो है शोर टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम, ये जो है ये आपका रॉक कट स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, उसके बाद चौथा जो है कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, ये भी आपका जो है रॉक कट आर्किटेक्चर नहीं है। और आखिर में अगर आप देखोगे पंचरथ ऑफ महाबलीपुरम, ये भी आपका जो है ये रॉक कट आर्किटेक्चर के बेस पर है। तो 1, 2 एंड 5 ये आपके रॉक कट आर्किटेक्चर के बेस पर है। आंसर ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपको एक टेक्स्ट दिया गया है, बुक का नाम दिया गया है कलक आचार्य कथा। ठीक है, कलक आचार्य कथा जो है ये कौन से धर्म की किताब है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, कलक आचार्य कथा कौन से धर्म की किताब है। 4 धर्मों के नाम दिए गए हैं, आप देखिए आंसर कर सकते हैं। राइट आंसर इसका जो है वो रहेगा आपका जैनिज़्म। ठीक है, तो ये जैनिज़्म की बुक है और ये एक श्वेतांबर एक जैन थे। ठीक है, श्वेतांबर जैन थे जिनका नाम कलक था। तो उनके जो है क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे उनके दौर में, उन्होंने क्या क्या किया, उसके ऊपर जो है ये आधारित है कलक आचार्य कथा। ठीक है, कलक आचार्य जो हैं ये जैन आचार्य थे और ये श्वेतांबर सेक्ट से बिलोंग करते थे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर द आर्किटिक होम इन वेदास अ डिबेट ओवर द ओरिजिन एंड ओरिजिनल होम लैंड ऑफ आर्यन इन द आर्किटिक। ठीक है, बुक का नाम दिया गया है, बुक का नाम है आर्किटिक होम लैंड इन वेदास, जो कि आर्यंस के ओरिजिन पर और आर्यंस का जो ओरिजिनल होम माना जाता है आर्किटिक एरिया, उसके ऊपर आधारित है। ये बुक जो है कौन से फ्रीडम फाइटर ने लिखी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका आ जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखी गई है द आर्किटिक होम इन वेदास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया की बात हो रही है। उसके रेफरेंस में ये पूछा जा रहा है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर जो हैं ये कौन से ग्रुप के मेंबर थे या कौन से मिशन के मेंबर थे जो भारत में भेजा गया था या जो भारत में बना था। ठीक है, ऑप्शन आपके पास 4 पड़े हुए हैं। तीनों जो हैं ये जिस कमेटी के मेंबर थे वो थे आपके कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान जो था आपका 1946 का ये प्लान था। इसी प्लान के तहत जो है भारत को आज़ाद करने का निर्णय भी लिया गया था इसी प्लान के अंदर। ठीक है, तो इसके मेंबर थे तीनों, स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस एंड एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस पे है, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स जो है उनके ऊपर जो है स्टेटमेंट से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें से गलत है। भारत की विमेन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, 3 नाम आपको दिए गए हैं, एनी बसंत का नाम है, सरला देवी चौधरानी का नाम है एंड मतनगिरी हजरा का नाम है। ठीक है, मतनगिरी हजरा का नाम है। तीनों पे स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। ठीक है, फिर से डिस्कस करते हैं। मतनगिरी हजरा जो है पहला कहा गया कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इनको अरेस्ट भी किया गया था फॉर वायलेटिंग द साल्ट एक्ट। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया और साल्ट लॉ जो है इन्होंने तोड़ा, उसकी वजह से इनको अरेस्ट भी किया गया था। ठीक है, दूसरा है एनी बेसेंट जो है इन्होंने एक पोएम लिखी थी द गिफ्ट ऑफ इंडिया। क्या ये स्टेटमेंट गलत है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्या स्टेटमेंट सही पूछा गया था?
लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि द गिफ्ट ऑफ इंडिया जो है ये सरोजनी नायडू ने लिखी थी। कि ये बुक जो है आपकी सरोजनी नायडू की थी, बुक नहीं है, इट्स सब एक्चुअली पोइम, ठीक है, सरोजनी नायडू ने। तीसरा है सरला देवी चौधरानी जो है ये फाउंडर ऑफ फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जिसका नाम था भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल जो कि वीमेंस का पहली ऑर्गेनाइजेशन थी, उसकी फाउंडर कौन थी? सरला देवी चौधरानी। ये भी सही स्टेटमेंट है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपके? तो 1 और 3 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर हैज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920, ठीक है। 1920 की जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, उसके मेन लीडर जो हैं या एक्टिवली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो एक्टिवली इन्वॉल्व थे इसके अंदर, वो कौन कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, CR दास एंड वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो आंसर इसका रहेगा आपका 2 और 3, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे ये इनकी डेथ हो गई थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के शुरू होने से पहले, और इनकी डेथ वाले दिन ही जो है ये इनके डेथ वाले डे ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो ये इसका पार्ट नहीं थे, बाकी दोनों इसका पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है गांधीयन कंसेप्ट जो था सर्वोदया का, उसको लेकर उसका जो कंसेप्ट था सर्वोदया को लेकर, उसके ऊपर स्टेटमेंट से बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड फॉर द वेलफेयर एंड ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो। क्या ये कहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वेलफेयर हो, ज़्यादा लोग खुश रहें? ये सर्वोदया का कंसेप्ट नहीं था। सर्वोदया जो है ज़्यादा से ज़्यादा बंदों की बात नहीं करता था, वो बात करता था वेलफेयर एंड ग्रेटर हैप्पीनेस ऑफ ऑल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रेटेस्ट नंबर हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सबका भला हो, सब खुश रहें। सर्वोदया का कंसेप्ट यही कहता है, गांधीयन कंसेप्ट जो है सर्वोदया का, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा लोगों का हो, थोड़े रह जाए, सबका होना चाहिए। दूसरा है मेन फीचर जो है सर्वोदया का, वो है ट्रस्टशिप एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर ट्रस्टशिप एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी रहेगी तो तभी जाकर जो है हम हर किसी की वेलफेयर और हर किसी की खुशी की बात कर सकते हैं। एंड आखिरी है कि आइडिया जो है सर्वोदया का, वो मेजरली जो है जॉन रस्किन की जो एक किताब है अनटू दिस लास्ट, वहाँ से जो है गांधी जी ने अडॉप्ट किया। तो बिल्कुल सही है, जॉन रस्किन की जो बुक थी अनटू दिस लास्ट, वहीं से सर्वोदया का कंसेप्ट जो है वो लिया गया है, ठीक है। तो 2 और 3 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आखिरी चलो, तो उसके बाद जो है हड़प्पन साइट्स कुछ दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी हड़प्पन साइट्स जो हैं जिसमें शेल वर्किंग होती है। शेल आप समझते हैं, आउटर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मलस्क जो एनिमल है उसमें देखी जाती है। तो शेल वर्किंग जो है, इसको काम करके, इसकी तराशनी करके इसके आगे चीज़ें बनाना जो है, इसको शेल वर्क बोलते हैं। कौन कौन सी हड़प्पन साइट्स जो नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सी साइट्स हैं जहाँ पर शेल वर्किंग जो है वो होती थी? छान हुद्रो की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर होती थी। बालाकोट की बात करें यहाँ पर भी होती थी। अंबरी की बात करें तो यहाँ नहीं होती थी। कोट थिजी की पर भी नहीं होती थी। और आखिर में ढोलावीरा जो है यहाँ पर भी होती थी, ठीक है। तो 1, 2 और 5 जो है इस जगह पर जो है आपकी शेल वर्किंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका है, एनर्जी फ्लो जो होती है इकोसिस्टम पर, उस पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। पहला है इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, वो एफिशिएंसी है एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर। बिल्कुल सही बात है, जब एनर्जी एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पर ट्रांसफ़र होती है, इसको इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कहा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है मोर देन हाफ ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टॉपिक लेवल टू अनदर। तो ये गलत स्टेटमेंट है। एक टॉपिक लेवल से अगले टॉपिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी ही जाती है, 90% एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। तीसरा स्टेटमेंट है असिमिलेशन एफिशिएंसी इज द एफिशिएंसी बाय विच एनिमल कन्वर्ट द फूड दे इंजेस्ट इनटू एनर्जी। तो बिल्कुल सही है, जो खाना हम खाते हैं उसको एनर्जी में कितना हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं असिमिलेशन एफिशिएंसी, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट है हर्बीवोरस जनरली हैव असिमिलेशन एफिशिएंसी हाइयर देन कार्निवोरस। हर्बीवोरस कौन से हो गए? जो आपके पत्ते वगैरह खाते हैं, और कार्निवोरस हो गए जो आपके मीट वगैरह खाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि हर्बीवोरस जो है वो ज़्यादा खाना अपना डाइजेस्ट करके एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्निवोरस। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कार्निवोरस जो है ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंसी इनकी असिमिलेशन एफिशिएंसी इनकी ज़्यादा होती है। हर्बीवोरस अगर जो खाना खाते हैं तो उसमें से 80% खाने को जो एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाइल कार्निवोरस जो है वो 90% तक खाना खाया हुआ जो उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनकी पावर जो है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो सही स्टेटमेंट आपका 1 और 3 इज़ द राइट आंसर। सॉरी, 1 और 3 ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। एंड आखिरी क्वेश्चन आज का वो है आपका कि कोरल रीफ्स जो हैं
वो आपको वेस्टर्न कोस्ट जो है कॉन्टिनेंट्स, जो भी कॉन्टिनेंट देख लो उसके वेस्टर्न कोस्ट में आपको जो है कोरल रीफ जो है वो नहीं मिलते। क्या वजह है इसके पीछे कि वेस्टर्न कोस्ट जो है कॉन्टिनेंट्स के वहाँ पर आपको कोरल रीफ जो है वो मौजूद नहीं मिलते। ठीक है, ऑप्शन 4 है आपके पास, पढ़ लीजिएगा। सही आंसर इसका रहेगा वो है आपको कोल्ड ओशन करंट्स एंड अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स की जो वेस्टर्न कोस्ट होते हैं, एक तो वहाँ पर कोल्ड ओशन करंट्स भी चलती हैं, और जो ओशन वाटर है वहाँ पर कोल्ड ओशन वाटर जो है वो ऊपर होकर ऐसे बाहर आता है, और जो गर्म पानी है उसको नीचे ले जाता है। ठीक है, क्यों रहता है, देखिए कोरल रीफ जो है वो उनको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, लगभग 23 से 29 डिग्री के बीच जो है एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पर कोरल जो है वो ग्रो कर सकते हैं। और 18 डिग्री सेल्सियस से अगर कम टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर तो कोरल ग्रो कर ही नहीं सकते। तो वेस्टर्न कोस्ट जो है, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड ओशन करंट्स होती हैं, कोल्ड वाटर नीचे से निकल कर ऊपर आता है, तो टेम्परेचर यहाँ पर बिल्कुल 18 से काफ़ी कम होता है। इसकी वजह से कोरल रीफ्स आपको वेस्टर्न कोस्ट जो है कॉन्टिनेंट्स पे वहाँ पर देखने को नहीं मिलते। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी जो है सीरीज़ चलती रहेगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।